तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग अपने अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी जीडी का जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये आपका ओवरऑल जो सिलेबस है जीके का उससे उठा के 20 क्वेश्चंस बना रखे हैं और अपकमिंग एग्जाम में इनमें से ज़रूर कोई ना कोई फंसेगा। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सारे सब्जेक्ट जितने भी जीएस में आपके होते हैं वो इसमें कवर है और ये बिल्कुल एग्जाम के जैसा है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। आप ऐसा करना कि पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुए तो फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखना कि और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ, उन चीज़ों को भी आप याद रखना। तो चलिए हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद प्रेरित अपना पद धारण करते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो एक बार आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद प्रेरित अपना पद धारण करते हैं, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान। तो राज्यपाल का कार्यकाल अगर हम देखें तो राज्यपाल किसी राज्य का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद होता है। जब कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है ना, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर शपथ लेता है। हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 156 है उसमें राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, यानी कि वो केंद्र सरकार की ओर से राज्य में काम करता है। उसका काम यह है कि संविधान के नियमों के अनुसार राज्य का संचालन सुनिश्चित करे। अगर उसके कार्यकारी अधिकार देखें तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं बिना कोई कारण बताए। और राज्यपाल का जो कार्यकाल तय होता है वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन वो 5 साल पूरे होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहे। और यहाँ पे जाने हम अगर कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 155 जो होता है उसके अनुसार, मतलब उसमें लिखा गया है इसके बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ कुछ जरूरी, मतलब जो लिमिट वो होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो ये कि पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कि उसकी उम्र जो है कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। संवैधानिक भूमिका यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, तो राज्यपाल जो होता है वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है किसी राज्य का। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं चलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो ज़्यादातर काम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो उसका मतलब है कि असली काम तो सरकार जो होती है स्टेट की, मुख्यमंत्री करती है, लेकिन नाम राज्यपाल का होता है उसमें पूरा का। राज्यपाल को हटाते कैसे हैं? तो संविधान में राज्यपाल को हटाने को लेकर कोई भी निश्चित मतलब रूल या कारण नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिप्शन पे, अपने विवेक से राज्यपाल को हटा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को बिना वजह या मनमानी तरीके से भी नहीं हटाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिवर्तनीयता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है? ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी और अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान करते हैं। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। ये मौलिक अधिकारों की तरफ परिवर्तनीय है और इन्हें सीधे न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ये गैर न्याय विचार दिशा निर्देश हैं और इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो एक बार आप अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो ठीक है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिवर्तनीयता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है? तो इस जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ना, वो गैर न्याय संगत होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन जस्टिसेबल, यानी इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये ऐसे नियम या दिशा निर्देश होते हैं जिन्हें सरकार को मानना तो चाहिए, लेकिन अगर सरकार इन्हें ना माने तो आप कोर्ट में जाकर ना इन्हें लागू नहीं करवा सकते हैं। और ऐसा हमारा ऑप्शन 4 कह रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बाकी ये है क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में से कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये हमारे ना चलो यहीं पे देख लेते हैं हम। ये हमारा जो भाग 4 है संविधान का, अनुच्छेद 36 से लेके 51 इसमें दिए हुए हैं। ये सरकार को बताते हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए और लोगों की भलाई कैसे करनी चाहिए। गैर न्याय संगत यहाँ पे जो लिखा हुआ है, गैर न्याय विचार यानी गैर न्याय संगत का मतलब होता है कि इन नियमों को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता है। यानी अगर सरकार इनका पालन नहीं करती तो कोई व्यक्ति कोर्ट में केस नहीं कर सकता। इंग्लिश में इसको नॉन जस्टिसेबल कहते हैं हम लोग।
अच्छा, डीपीएसपी जो होता है नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका उद्देश्य अगर हम समझें तो इससे क्या होता है कि समाज में जो आर्थिक और सामाजिक समानता है ना वो बनी रहती है। लोगों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए इसको लाया गया है। एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट जिसे कहते हैं वो बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल से आप अगर समझे तो सबको ही मतलब एजुकेशन मिले, गरीबों की मदद हो सके, स्वास्थ्य सुविधाएं इससे बेहतर हों। लेकिन अगर डीपीएसपी क्या इस तरह से बेकार कह सकते हैं मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही मैंने कोर्ट में लागू तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सरकार के लिए ना एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है। ये सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा देती है। हाँ, अब अगर एक बार अपने ऑप्शन वाइज जाएं, हमारा पहला ऑप्शन है ये विधायक और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी और अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान करते हैं। ये एकदम गलत लिखा है, क्योंकि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत ये अदालत पे लागू नहीं किया जा सकते। मतलब ये डीपीएसपी जो है ये बाध्यकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इनका उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं मिलेगी विधायक या कार्यपालिका को। तो हमारा ऑप्शन है इसका गलत आंसर है। और ऑप्शन बी देखें, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ये भी एकदम गलत है, क्योंकि डीपीएसपी को हम किसी भी अदालत पे लागू नहीं कर सकते हैं। ये बात मौलिक अधिकारों पर लागू होती है, फंडामेंटल राइट्स पे, डीपीएसपी पे नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा, ये मौलिक अधिकारों की तरफ परिवर्तनीय है और इन्हें सीधे न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार कोर्ट में लागू होते हैं, लेकिन डीपीएसपी गैर न्याय संगत है। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो इसका सही आंसर है। बाकी डीपीएसपी को ना हमने आयरलैंड से संविधान से लिया हुआ है, ये आप याद रखना। और ये सरकार को दिशा दिखाता है, कानून नहीं है ये देश में न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने में मदद करते हैं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं डीपीएसपी से रिलेटेड। पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्रणाली कौन सी थी? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर कमान अर्थव्यवस्था? एक बार इसका आंसर बताइए आप, कमेंट में लिख सकते हैं आप अपना आंसर। एक्चुअली स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्रणाली कौन सी थी? तो इसका हमारा सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ये ना वो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं। इसमें कुछ काम सरकार करती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवे होते हैं, रक्षा होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं। और कुछ काम निजी कंपनियां या लोग करते हैं, जैसे कि दुकानें जो होती हैं, व्यापार करने वाले लोग जो होते हैं, छोटे छोटे उद्योगकर्मी जो होते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना सरकारी और निजी क्षेत्र का मिला जुला सिस्टम होता है। अब भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी उसमें, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और उद्योगों की बहुत ज़्यादा कमी। इसलिए भारत ने सोचा कि अगर केवल पूंजीवादी कैपिटलिज्म इसको अपनाएं तो इससे अमीर गरीब का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और केवल समाजवादी यानी कि सोशलिज्म अपनाने से विकास भी धीमा हो सकता है। इसलिए भारत ने दोनों का ही अच्छा हिस्सा मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? जैसे अगर सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर में देखें तो सरकार बड़े बड़े और महत्वपूर्ण काम संभालती है। रेलवे के काम हुए, रक्षा मंत्रालय होता है इसके लिए, बिजली जो होती है, भारी उद्योग जो होते हैं। इसका उद्देश्य है कि देश का विकास और लोगों की सुरक्षा रहे। निजी क्षेत्र क्या देखते हैं? निजी लोग और अपनी कंपनियां और व्यापार जो होता है उनको चलाते हैं, जैसे दुकानें चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं। निजी क्षेत्र में जो भी काम होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मतलब प्रॉफिट बनाना और रोजगारों को बढ़ाना। अच्छा, इसकी योजना प्रणाली यानी कि इसका प्लानिंग सिस्टम अगर हम समझे तो सरकार योजनाएं बनाती है, जैसे पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, ताकि मतलब जो भी संसाधन है उनका सही से उपयोग हो सके। और इनको रेगुलेट कैसे किया जाए, इनका नियम, तो इसके लिए सरकार नियम बनाती है ताकि कहीं पे भी कोई गलत व्यापार ना करे, महंगाई एकदम कंट्रोल में रहे और लोगों का शोषण ना हो इससे। अच्छा, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे क्या क्या अगर हम देखें तो इससे जो उद्योग होते हैं और बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है समय के साथ, और जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, उसकी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती गई हैं। सरकार ने गरीबों के लिए भी इस तरह से कई सारी योजनाएं लेकर आए हैं, और इससे अमीर गरीब के अंतर को भी कम करने की कोशिश हुई है। पूरी तरह से हुए नहीं, लेकिन कोशिश हुई है। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण ज़्यादा होने से ना काम धीमा भी हुआ है। आपने देखा होगा सरकारी काम कितने ढीले होते हैं। लाइसेंस परमिट प्रणाली के कारण निजी क्षेत्रों को ना अपने कामों को करवाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको ईजिली लाइसेंस नहीं मिलते। भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याएं तो हमें देखने को मिली जाती हैं। अच्छा, आज प्रेजेंटली अगर हम देखें हमारे भारत में एट प्रेजेंट वर्तमान में क्या स्थिति है, तो भारत में अभी भी ना मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। आज़ादी के बाद भी यही थी और अभी भी वही है। लेकिन 1991 में क्या हुआ था ना, उसके बाद निजी क्षेत्र को ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी जब आई थी तो बाजार आधारित प्रणाली भी बड़ी थी उस समय। फिर भी सरकार आज भी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद है, उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आज के टाइम पे भी।
तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपव्यय में शामिल होता है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन। अच्छा, तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों ही गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने एंड से सॉल्व करिए। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपव्यय में शामिल होता है, तो ये होता क्या है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना, वो ऑप्शन दोनों ही सही है हमारे। जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन दोनों ही अपव्यय, राजस्व व्यय जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके हमारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम राजस्व व्यय इसको समझें, अपव्यय को, तो ये वो खर्चा होता है ना जो सरकार अपने रोजमर्रा के काम चलाने के लिए करती है, जिससे कोई भी नई संपत्ति नहीं बनती है, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता है और कोई भी कर्ज कम नहीं होता है। सरल भाषा में कि ऐसा खर्चा जो सिर्फ काम चलाने के लिए क्या हो, लेकिन उससे कुछ भी नया नहीं बनने वाला है। अब हम पहले ऑप्शन को समझते हैं एक बार, मतलब पहले पॉइंट को समझते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकार अपने कर्मचारी जैसे मतलब शिक्षक होते हैं, पुलिस होती है, अधिकारी होते हैं, इनको हर महीने क्या सैलरी देती है। ये एक नियमित रिकरिंग खर्चे है, नियमित रूप से होता रहता है, इसमें कोई भी नई संपत्ति नहीं बनती है, इसलिए ये सरकार का राजस्व है और अपव्यय में आता है। हमारा पहला स्टेटमेंट इसलिए इसके अंदर आ गया। अब सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन होती है, स्टेटमेंट 2 हमारा जो है, ये पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाती है जो रिटायर हो चुके हैं। ये भी एक तरह से नियमित खर्ची है, इससे भी कोई संपत्ति नहीं बन रही है, तो ये भी हमारा राजस्व है यानी कि अपव्यय के अंदर आएगा। इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, वो भी सही है, क्योंकि दोनों ही वेतन मतलब दोनों चीज़ें, वेतन और पेंशन राजस्व है, इसलिए हम इसको दोनों को मतलब अपव्यय के अंदर लेंगे। इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको और समझाऊँ तो जैसे पूंजीगत व्यय जो दूसरी चीज़ होती है, ये वह खर्च होता है ना जिससे नई संपत्ति बनती है या फिर कोई कर्ज हमारे कम होते हैं गवर्नमेंट के। एक्चुअली एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कि सड़क बनाई जाए, पुल बनते हैं, स्कूल या हॉस्पिटल बनते हैं, तो वो पूंजीगत व्यय के अंदर आएंगे। तो हमारे व्यय होते हैं वो 2 टाइप में डपटे हुए हैं। सिंपल शॉर्ट अगर आप एंड में समझो, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसमें रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, इसमें विकास या निर्माण के खर्च आते हैं। राजस्व में कोई भी नई संपत्ति नहीं बनती है, इसमें हमारी नई संपत्ति बनती है। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जैसे कि पेंशन होती है, सैलरी होती है, इसके अंदर आते हैं जैसे कि जो सड़क बन गई, अगर पुल बन गई, ये दोनों बातें। और यहाँ पे आप लोगों को अगर कुछ और जानना है तो और तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह नहीं गया जैसे। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन नदियों के निक्षेपों से बने हैं? नर्मदा, ताप्ती, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल या कृष्णा और गोदावरी? एक बार आप खुद से इसे सॉल्व करिए। भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन नदियों के निक्षेपों से बने हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना, वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, उत्तर का मैदान हमारा बना कैसे है? उत्तर भारत का मैदान ना 3 जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनसे ही बना हुआ है। ये नदियां अपने साथ पहाड़ों से लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको जमा करती है। हजारों साल में ये मिट्टी जमा होती जाती है और विशाल और समतल मैदान बनाती रहती है। सरल भाषा में इस बात को अगर आप समझे तो नदियां मिट्टी लाती हैं, मिट्टी जमा होती है, उससे मैदान बन जाते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि ये मैदान उपजाऊ बहुत होते हैं, फर्टाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आसानी से फसलें उग जाती हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें, ये सब। यही कारण है कि ये क्षेत्र भारत का ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृषि वाला क्षेत्र होता है। ये मैदान अगर हम देखें तो ये काफ़ी राज्यों में फैले हुए हैं, ऊपर ऊपर के नॉर्थ के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इसका क्षेत्रफल ना लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अच्छा, उत्तर मैदान के जो भाग है उनको अगर हम डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। पंजाब मैदान सिंधु नदी से बने हुए हैं, गंगा मैदान गंगा नदी से बने हुए हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान ब्रह्मपुत्र नदी से बने हुए हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ उत्तर मैदान नहीं बनाती हैं, ये मध्य भारत में बहती हैं और रिफ्ट घाटियाँ बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती हैं। ऐसा हमारा जो मैप होता है उसमें इधर को अरब सागर, थोड़ा मैप गंदा बन गया, आप देख लेना। तो हमारा इस क्वेश्चन का ये सही आंसर तो नहीं है। सी ऑप्शन हमारा यमुना और चंबल है। यमुना गंगा की एक सहायक नदी और मैदान बनाने में मदद करती है, लेकिन चंबल नदी अपनी बीहड़ों के लिए जानी जाती है, इसलिए चंबल के योगदान मैदान बनाने में कम माना जाता है। तो ये भी हमारा इसका गलत आंसर है। कृष्णा और गोदावरी अगर हम देखें तो ये नदियाँ दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीप भारत में बहती हैं। ये उत्तर मैदान नहीं बल्कि अपने क्षेत्रों में अलग अलग मैदान बनाती हैं। तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। तो एक आसान से ट्रिक से अगर आप इसे समझो तो GSB इतना से याद रखो, उत्तरी मैदान के लिए GSB, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और कोई फैक्ट हमारा यहाँ पे रह नहीं जाता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
चलिए हम अपने एक बार नए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 6 क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अभी तक जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मेरे को टाइम मिलते हैं मैं रिप्लाई कर दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी में किस दर्रे के पास से निकलती है? रोहतांग दर्रा, सिपकीला, परांगला या फिर बारालाचाला? एक बार इसे खुद से सॉल्व करिए। ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी में किस दर्रे के पास से निकलती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आखिर है क्या? तो रोहतांग दर्रा ना एक पहाड़ी दर्रा है, माउंटेन पास। ये हिमाचल प्रदेश में है। ये दर्रा हिमाचल की, ये दर्रा जो होता है हमारा ये दर्रा हमारा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आता है। सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो दर्रा पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक रास्ता होता है। जो व्यास नदी है हमारी, व्यास नदी, इसका स्रोत जो है वो रोहतांग दर्रे के पास से एक व्यास कुंड से निकलती है हमारी व्यास नदी। यानी इस दर्रे के पास से एक महत्वपूर्ण नदी की शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं। ये कहाँ पे स्थित है और ये किसको जोड़ता है? अगर हम देखें तो रोहतांग दर्रा हमारा मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश है, उसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये रास्ता लोगों को और सामान के आवागमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अगर हम ऊंचाई देखें तो लगभग 3978 यानी कि 3978 मीटर की इसकी हाइट है, लगभग 13,000 फीट की। मोटा मोटा देख लो, 4,000 मीटर की इसकी हाइट है। यहाँ साल के अधिकतर समय ना बर्फ ही जमी रहती है और ये इसलिए एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। अगर हम ब्यास नदी के बारे में जाने थोड़ा सा, तो ये उत्तर भारत की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी जो लंबाई है लगभग 470 किलोमीटर की है और ये आगे चल के हमारी सतलुज नदी में मिल जाती है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सिपकीला, ये सिपकीला भी ना एक पहाड़ी दर्रा है। ये भारत और तिब्बत जो कि चीन में है, उसके बीच में स्थित है। सतलुज नदी इस क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। परांगला जो हमारा सी ऑप्शन है, ये भी हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है। ये लद्दाख और स्पीति घाटी को जोड़ता है और ये ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। और जो बारालाचाला है, यह एक ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई लगभग 4,890 मीटर की है। यहाँ से चंदौर और भागा नदियाँ निकलती हैं। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग जो है ना हमारा, वो व्यास का जन्म स्थान है और रोहतांग दर्रे के पास से इसलिए व्यास नदी निकलती है। आप इसको ऐसे भी छोटा मोटा याद कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के आधार पर उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसने ईसाई आबादी का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नागालैंड। अच्छा, नागालैंड क्यों खास है? तो भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार ना, नागालैंड ही वो राज्य है जहाँ पे ईसाई यानी कि क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। यहाँ लगभग 87.93% लोग ना ईसाई धर्म को मानते हैं। सरल भाषा में अगर आप इस बात को समझो जो मैं बोल रहा हूँ, तो नागालैंड भारत का सबसे ज़्यादा ईसाई आबादी वाला राज्य आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादातर है वो जनजातियाँ रहती हैं। अंग्रेजों के समय में हुआ क्या कि मिशनरीज ने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया और धीरे धीरे बहुत से लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। नागालैंड में अधिकतर ईसाई लोग ना बैप्टिस्ट संप्रदाय से जुड़े होते हैं। इसलिए नागालैंड को कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा बैप्टिस्ट राज्य भी कहा जाता है। अपने बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, मिजोरम, तो मिजोरम में भी ईसाई धर्म है, बहुत ज़्यादा है। 87% लोग यहाँ पे ईसाई हैं। लेकिन ये हम देख सकते हैं कि नागालैंड से थोड़ा सा कम है, इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन बन सकता था। यहाँ पे नागालैंड से कम है एक्चुअली, अगर हम देखें 87%, इसलिए ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। मेघालय जो है यहाँ पे लगभग 74.59 इतना परसेंट वो हैं, ईसाई लोग हैं। यहाँ भी चर्च और मिशनरी गतिविधियों का प्रभाव रहा ही है। और अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ ईसाइयों का प्रतिशत लगभग 30% के आसपास है, काफ़ी कम है ये। यहाँ राज्य धार्मिक रूप से ज़्यादा विविध है। यहाँ पे हम लोगों को कई धर्मों के लोग दिख जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो तो नागालैंड है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत रत्न रिलेटेड क्वेश्चन है। MS सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अलका याग्निक या पंडित रविशंकर? तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा, वरना मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा, MS सुब्बुलक्ष्मी थी कौन? वो भारत की महान शास्त्रीय गायिका थी। वो खासकर कर्नाटिक संगीत गाती थी। उनकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा मधुर और प्रभावशाली मानी जाती थी अपने समय पे। अच्छा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली ना ये पहली गायिका है। इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न देश का ना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हमारे देश में। वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार बनी थी। आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है, समझ सकते हो इस चीज़ को।
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सुब्बुलक्ष्मी जी का मतलब फेमस देखें, कितनी फेमस थी, तो 1966 में ना संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने प्रस्तुति दी थी। इससे भारतीय संगीत को दुनिया में बहुत पहचान मिली थी। उनकी खास पहचान थी कि कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता था उन्हें। उनके भक्ति गीत थे भज गोविंदम, विष्णु सहस्रनाम, बहुत ही फेमस हैं ये। उनके गीत लोगों को एकदम मतलब शांति और शक्ति का मतलब जो अनुभव कराते थे। भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इसको शुरुआत कब करी गई थी अगर हम देखें तो ये भी आप याद करना, कहीं पे पूछा सकता है, स्टैटिक जी के है एकदम। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। भारत रत्न किनको मिलता है? जो सम्मान, मतलब ये सम्मान जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष योगदान देते हैं उन लोगों को मिलता है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में देखें तो इनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी अगर हम समझें तो ये 1916 में तमिलनाडु में पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन से ही ना मतलब म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया था। वो उन्होंने बहुत ही अनुशासित और समर्पित कलाकार थे अपने समय पे। बाकी हमारे अगर हम देखें जो जो पंडित रविशंकर हैं, ये सितार वादक थे। इनको भी भारत रत्न मिला था, लेकिन इनको 1999 में मिला था सुब्बुलक्ष्मी जी के बाद। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अगर हम देखें तो ये शहनाई वादक हैं बहुत फेमस। इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। इनका भी आप ये याद रखना कि इनको 2001 में मिला था भारत रत्न। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी। याद रखना है तो एम एस, इनके नाम में स्टार्टिंग में एम एस है ना, एम एस यानी कि म्यूजिक स्टार, पहली भारत रत्न गायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कलिंग वास्तुकला शैली के लिए जाना जाने वाला कौन सा मंदिर विशिष्ट रूप से एक लंबा शिखर, रेखा देउल और विस्तृत नक्काशी प्रस्तुत करता है? जगन्नाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर? तो आई होप आपने अभी तक इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। इसका हमारा जो सही आंसर आएगा वो है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ और किस शैली का बना है अगर हम देखें तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में है। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला शैली का सबसे ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण ना सोमवंशी राजाओं के समय पे हुआ था। ये मंदिर उड़ीसा की मतलब पारंपरिक वास्तुकला को दिखाता है, यानी कि कैसे बनाने की जो शैली है उनकी किसी चीज़ को, वो दिखाता है। अच्छा, ये मंदिर किसे समर्पित है अगर हम समझे तो ये भगवान शिव को समर्पित है। हरिहर के रूप में उन्हें पूजा जाता है। हरिहर शिव और विष्णु का एक संयुक्त रूप है एक्चुअली में। मंदिर की अगर हम खास बनावट को समझें तो इस मंदिर में बहुत ऊंचा सा टावर है, शिखर है, जिसे हम रेखा देउल कहते हैं। ये इसकी ऊंचाई ना लगभग 180 फीट की है। ये मंदिर भारत के सबसे सुंदर और बड़े मंदिरों में गिना जाता है। अच्छा, इस मंदिर के 4 मुख्य भाग हैं। जैसे विमान, जिसे गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है। जगमोहन, जिसे सभा हॉल कहते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। नाट मंडपम, नृत्य संगीत के लिए इस्तेमाल होता है ये। और भोग मंडप, जहाँ पे प्रसाद मिलता है। ये चारों भाग मिलकर ना उड़ीसा की मंदिर शैली को पूरा का पूरा दिखाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अब हम देखेंगे इसके बाकी ऑप्शन। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, तो ये भी हमारा उड़ीसा में एक फेमस मंदिर है। ये 4 धामों में से एक है। यहाँ की रथ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला हमारा बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु का। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण है। इसे चोल राजाओं ने बनवाया था और ये कलिंग शैली से एकदम ही अलग है। जो दिलवाड़ा मंदिर है हमारा, राजस्थान में है ये जैन मंदिर है जो अपनी संगमरमर की नक्काशी के लिए फेमस है। इसकी वास्तुकला शैली एकदम ही अलग है। और जो हमारा कलिंग वास्तुकला शैली है, ये उड़ीसा के खास मंदिर शैली है। इसमें मुख्य रूप से ना ऊंचे ऊंचे टावर और सुंदर नक्काशी होती है, जैसे कि हमारे लिंगराज मंदिर या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर भी इसी कैटेगरी का है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो मतलब सही आंसर है वो है लिंगराज मंदिर। और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट बातें आप उन लोगों को याद रखना, वीडियो के फिर से देखना, आपको धीरे धीरे सुनते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाला फेंक के खेल से सीधे तौर पर कौन सा तकनीकी शब्द जुड़ा है? अच्छा, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, वो भी स्टैटिक स्पोर्ट्स, ना कि ऐसा कि कोई विनर या किसने हारा कौन जीता वैसा वाला नहीं है। एकदम स्टैटिक है कि भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो होता है उस खेल से सीधे तौर पर कौन सा तकनीकी शब्द जुड़ा है? ग्लाइड, सेक्टर, वॉल्ट या स्पिन? तो बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है। इसका हमारा सही आंसर है ना सेक्टर। सेक्टर होता क्या अगर आप समझो तो भाला फेंक में सेक्टर उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे भाला गिरना चाहिए। यह मैदान पर 2 लाइनों के बीच का त्रिकोण जैसा क्षेत्र होता है। सेक्टर ना बेसिकली वो होता है कि वो जगह जहां भाला सही तरीके से गिरना चाहिए, आप एक लाइन में अगर समझो। अच्छा, सेक्टर हमारे लिए मतलब इस खेल में जरूरी क्यों है? तो खिलाड़ी को भाला इसी मतलब निर्धारित क्षेत्र में, सेक्टर के अंदर फेंकना होता है। अगर भाला इस क्षेत्र के बाहर गिरता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, अमान्य हो जाएगा। वो जो सेक्टर का कोड होता है वो लगभग 28.96 डिग्री का होता है, जो एंगल होता है उसका। ये मतलब नियम, इस नियम से ना खिलाड़ियों को सही दिशा में फेंकने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। अच्छा, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो है क्या? तो ये एक ट्रैक एंड फील्ड खेल है। ये ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी का खेल है हमारा भाला फेंक।
इसमें खिलाड़ी भाले को जितना दूर फेंक सकते हैं उतना दूर फेंकना होता है, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त ये है कि भाला को सेक्टर के अंदर ही फेंकना है। जो हमारा ग्लाइड होता है, ग्लाइड ये शॉर्ट पुट में होता है, गोला फेंकने की तकनीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर नहीं है। जो वॉल्ट होता है ना, ये पोल वॉल्ट शब्द से जुड़ा है, और जो स्पिन होता है ये भी शॉर्ट पुट या डिस्कस थ्रो की तकनीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा सेक्टर। ये हमारा जेवलिन थ्रो से, यानी कि भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन हमसे देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो आप अभी तक इस क्वेश्चन का आई थिंक सही ऑप्शन समझ जाएंगे। इसका हमारा सही आंसर है उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आखिर है कहाँ? तो ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है और ये हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। और आपको मैं खास बात और बता दूँ, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली तो मुझे इसके बारे में पता है एक्चुअली। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है कि ये एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है ना, जहाँ पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति और जानवर ये सुरक्षित रखे जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करना है। सरल भाषा में ना, बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति को बचाने वाला एक सुरक्षित क्षेत्र होता है। अच्छा, इस रिजर्व में ऐसा खास क्या है? हमारा जो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, और फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और दोनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखिए कौन कौन से जानवर और पौधे हमें मिलते हैं। तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड कहते हैं जिसे, कस्तूरी मृग, भालू और इस तरह के अलग अलग जानवर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दुर्लभ फूल और पौधे भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है वो क्या कहता है? ये ना एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, जैव विविधता को बचाया जाए और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जो फूलों की घाटी है ना, ये घाटी अपने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के बहुत ज़्यादा फेमस है, वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं इन्हें देखने के लिए। तो मेन पॉइंट आपने जो भी है वो यहाँ पे याद रखिएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया, नंदा स्पर बायो रिजर्व जो है वो हमारे उत्तराखंड में प्रेजेंट है। चलिए हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन, ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए, आई होप आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। कार्बन बजट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए CO2 उत्सर्जन की सीमा, आदिवासी क्षेत्रों में कार्बन युक्त संसाधनों का उपयोग, जलवायु पहलों के लिए प्रतिवर्ष अलग रखी जाने वाली धनराशि या नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में लगने वाली लागत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन बजट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा जो सही आंसर बनेगा ना, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए CO2 उत्सर्जन की सीमा। कार्बन बजट आखिर होता क्या, अगर हम समझें तो कार्बन बजट जो हमारा है वो एक निश्चित समय में कितनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है ये बताता है। अगर हमें अगर एक सीमा से ज़्यादा CO2 छोड़ेंगे, जो इसके अंदर मतलब कार्बन बजट में कोई सीमा बता दी, अगर उस सीमा से ज़्यादा CO2 छोड़ेंगे तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सीधी भाषा में हम कहते हैं कार्बन बजट हमारा CO2 छोड़ने की सीमा तय करता है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया के देश चाहते हैं कि जो तापमान बढ़ रहा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर अधिकतम मोस्टली 2 डिग्री सेल्सियस तक फिक्स रहे। अगर तापमान इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो होगा क्या कि एक तो बर्फ़ पिघलने लगेगी, समुद्रों का लेवल बढ़ने लगेगा और इससे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। अच्छा, ये सारी जानकारी दे कौन है, ये निकल कहाँ से रही? तो जो एक वैज्ञानिक संगठन है IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये कार्बन बजट का अनुमान लगाते हैं। ये बताते हैं कि हमें कितना CO2 रिलीज करना चाहिए। कार्बन कहाँ से आता है? पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, कोयला जो होता है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन, इनको जलाने से, कारखानों और उद्योगों से, पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इससे आता है। और यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बनना चाहिए, जो पेरिस एग्रीमेंट था। पेरिस एग्रीमेंट अगर आपको नहीं पता तो ये 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसका लक्ष्य था कि वैश्विक तापमान को नियंत्रित रखना, पूरे वर्ल्ड में जो तापमान इंक्रीज हो रहा है उसको नॉर्मल रखना, और सभी देशों को अपने अपने उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य तय करने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन बजट को हम लोग पूरा कैसे कर सकते हैं? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन चीज़ों को अपना के ऊर्जा एनर्जी की बचत को करके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा के और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, जिससे कार्बन कैप्चर का उपयोग करें। अच्छा, दुनिया एट प्रेजेंट कर क्या रही है? तो कई देशों ने 2050 से 2060 तक ना नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य बना रखा है, यानी जितना CO2 छोड़ेंगे हम उतना ही कम भी करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हम लोगों ने देख लिया, वो ऑप्शन ए होगा। बाकी आदिवासी क्षेत्रों में कार्बन युक्त संसाधनों का उपयोग नहीं, ये इसको
गलत है। जलवायु पहलों के लिए प्रतिवर्ष अलग रखी जाने वाली धनराशि, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में लगने वाली लागत, ये भी नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है वही इसका सबसे सही आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं हम। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ हजारीबाग विद्रोह झारखंड के राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय था, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है। इसका नेतृत्व पूरी तरह से आदिवासी महिलाओं ने किया, जिसमें पुरुषों की कोई भागीदारी नहीं थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ जंगल में आदिवासी प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पहली बार हवाई हमले किए। इसमें हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साहसिक पलायन की घटना शामिल थी, जिसने आदिवासी संघर्ष को राष्ट्रीय समाजवाद से जोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से छोटा नागपुर गणराज्य की स्वतंत्र घोषणा की गई। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं आखिर ये हजारीबाग विद्रोह ये था क्या। तो ये घटना ना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। उस समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। यह विद्रोह झारखंड, जो कि तब बिहार का हिस्सा था, उसके हजारीबाग क्षेत्र में हुआ था। सरल भाषा में कि यह अंग्रेजों के खिलाफ ना आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। जयप्रकाश नारायण का पलायन जो है, हम यहाँ पे देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण, इनका जो पलायन, इनका स्केप जो आता, तो स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे उस टाइम पे। उन्होंने वहाँ से मतलब बहुत साहस के साथ भागने की कोशिश, मतलब योजना बनाई थी। उनका ये कदम लोगों के लिए मतलब एकदम प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन गया ये देख के कि यार इन्हें भागने की कोशिश करी यहाँ से निकलने की। लोगों को लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और तेज कर देनी चाहिए। अब आदिवासी संघर्षों से इसका क्या जुड़ाव है कि जो झारखंड में आदिवासी समुदाय है वो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ मतलब संघर्ष कर रहे थे, और जयप्रकाश नारायण के इस कदम ने ना उनका संघर्ष पूरे देश के लिए, मतलब इस तरह से ये उनके पूरे देश के आंदोलन से जुड़ गया उनका ये संघर्ष, और स्थानीय आदिवासी जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि लोगों में एक तो यूनिटी बढ़ी, एकता बढ़ी। आदिवासी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी वो भी मिलजुल के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, और इससे स्वतंत्रता आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हुआ। जो जयप्रकाश नारायण थे हमारे, वो आके थे कौन, तो इससे अब तक आप कहानी समझ गए कि इसका जो ऑप्शन सी है वही हमारा सही आंसर है। जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। उन्हें अक्सर लोक नायक कहा जाता था। उन्होंने देश की आज़ादी और बाद में भी कई सारे समाज सुधार में मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान था उनका। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन हमारा 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसका नारा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया था, और इसमें आदिवासी भागीदारी अगर हम समझे तो आदिवासी लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। वो पहले से ही शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। हमारा जो पहला ऑप्शन है कि आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व, तो ये पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हम। अंग्रेजों ने हवाई हमला किया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये भी हमारा इसका कोई प्रमाण है नहीं, तो ये भी गलत है। स्वतंत्र छोटा नागपुर राज्य बना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये भी इसका गलत आंसर है। तो हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं। हमारा जो ऑप्शन सी है ये वाला, ये इसका एकदम से सही आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी डिटेलिंग वाला क्वेश्चन था ये। मुगल सेनापति डैश से पराजित होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए और मुगलों को किले सौंप दिए। अच्छा, किस मुगल सेनापति से पराजित होने के बाद शिवाजी महाराज ने किया था? जसवंत सिंह, बहादुर खां, राजा जयसिंह या फिर इब्राहिम खां? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है ना वो है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह आखिर थे कौन? तो वो एक राजपूत शासक और मुगल सेनापति थे। वो आमेर जो जयपुर में वहाँ के राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन काम किया हुआ था। शिवाजी के खिलाफ जो अभियान चला था उसमें मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच मतलब एक संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब ने इस संघर्ष को संभालने के लिए राजा जयसिंह को सेनापति बनाकर भेजा था अपनी तरफ से। उन्होंने शिवाजी के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था। अच्छा, हमारी जो पुरंदर की संधि है 1665, राजा जयसिंह की कोशिशों से ना ये मतलब पॉसिबल हो पाई थी। इस संधि से मतलब शिवाजी और मुगलों के बीच ना एक संधि मेंटेन हुई थी, मतलब कि युद्ध में रुकावट आई थी, युद्ध रुके थे इससे। इस संधि के मुख्य बिंदु ये थे कि शिवाजी को अपने कुछ किले मुगलों को देने पड़े थे, और शिवाजी ने मुगलों की सहायता करने की भी सहमति दे दी थी। अच्छा, जयसिंह की भूमिका यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि युद्ध की बजाय समझौता, इससे उन्होंने इस समस्या को हल करने की कोशिश करी थी, और कूटनीति, डिप्लोमेसी के कारण ये मतलब पॉसिबल हो पाया था उस टाइम पे। बाकी हमारा जसवंत सिंह जो है ये हमारे राजपूत सेनापति थे, लेकिन पुरंदर की संधि में इनकी कोई भूमिका नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहादुर खां ये मुगल अधिकारी थे, लेकिन इस संधि से ये भी जुड़े नहीं है। इब्राहिम खां, इनका इस घटना में कोई भी खास योगदान नहीं है। तो इस ऑप्शन का हमारा जो सीधे सीधे सही आंसर निकल के आता है वो राजा जयसिंह है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है? तो चलिए इसको हम इसका रिएक्शन बना के देखते हैं होता क्या है। जैसे कि ये देखिए,
CaOH का होल ट्वाइस जब हम CO2 के साथ मिलाएंगे तो इससे हमारा मिलेगा CaCO3 और साथ में H2O। यानी कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला जाता है तो एक सफ़ेद पदार्थ बनता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये हमारा इसका समीकरण से आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो अब ये सफ़ेद अवक्षेप यानी वाइट प्रेसिपिटेट होता क्या है कि जब ये प्रतिक्रिया होती है ना तो सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ बनता है, इसी को हम प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप कहते हैं। और ये दिखाता है कि CO2 गैस मौजूद थी पहले, इसलिए इसका उपयोग ना हम CO2 की पहचान करने के लिए करते हैं। अब आगे क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक इसे करते रहें और CO2 गैस को ज़्यादा समय तक इस चूने के पानी में मिलाते रहेंगे तो जो बना हुआ ये CaCO3 है ना, ये फिर से घुल जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaSCO3 इसका होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। ये पानी में घुल जाता है, इसलिए सफ़ेदी फिर से गायब हो जाती है। अच्छा, हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, पहला ऑप्शन। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा होता है ये मिलता कहाँ है, तो ये हमारा चौक में, चूना पत्थर में, लाइमस्टोन में और संगमरमर में मिलता है। इसका यूज़ होता है सीमेंट और भवन निर्माण में, दवाइयों में, एंटी एसिड बनाने में, और जो मिट्टी में होता है कृषि के समय उसका pH, उसका जो एसिड होता है उसको मेंटेन करने के लिए, संतुलित करने के लिए। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये वॉशिंग सोडा इस प्रतिक्रिया में नहीं बनता है, मतलब ये वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 ये मतलब इस प्रोसेस में कहीं भी नहीं बनता है, आप देख सकते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO ये क्विक लाइम है, ये भी अलग ही प्रक्रिया से बनता है, ये भी इससे नहीं बनता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और आप उसको देख चुके हैं कि किस तरह से बनता है। समीकरण से ज़्यादा इजीली एक्चुअली केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमें समझ में आ जाते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या अर्जुन पुरस्कार। तो जो रोहित शर्मा है ना, इनको अभी पद्मश्री मिला हुआ है। रोहित शर्मा को 2026 में पद्मश्री मिला है और ये इन्हें खेल यानी कि क्रिकेट के लिए मिला हुआ है, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। पद्मश्री आखिर होता क्या है, तो ये हमारे देश का ना एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पुरस्कार है। खेल, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों में लोगों को दिया जाता है, और ये भारत का सबसे मतलब चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अब आप ये बताइएगा उन्हें कि पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं। मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो आपको भारत रत्न आता है, फिर आपका आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और लास्ट में हमारा ये चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो ये हमारे 4 सबसे इम्पोर्टेंट जो अवार्ड है हमारे इंडिया के वो हैं। अब रोहित शर्मा क्या है कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं हमारे, और ये महाराष्ट्र से हैं हमारे। वो एक बार भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अच्छा, इसी साल ना हरमनप्रीत कौर जो कि महिला क्रिकेटर है उनको भी पद्मश्री मिला है। इसका मतलब है कि सरकार अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ये सम्मान देकर प्रोत्साहित करते रहती है खेलों के लिए। अब आप लोग क्या करना ना, यहाँ पे तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन आप एक बार अपने एग्जाम से जस्ट पहले ये सारे के सारे एक बार नाम सबके पढ़ के जाना। ऐसे उनको बैठ के याद मत करना, लेकिन कि इस साल मतलब किसको पद्मश्री मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, इस सारे नामों को एक बार नेट से निकाल के इंटरनेट पर सर्च करना, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, उनको देख के जाना, खाली रीड कर लेना है एक बार, तो आपके दिमाग में हल्का हल्का बैठ जाएंगे, ताकि एग्जाम में अगर कुछ उन्होंने आड़े टेढ़े पूछ दिया, क्योंकि बहुतों को मिलते हैं ये एक साल में, तो कुछ आड़ा टेढ़ा उन्होंने पूछ दिया किसी का नाम, तो आपके दिमाग में एकदम से वो स्ट्राइक कर जाए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की विजेता टीम को आधिकारिक तौर पर कितनी पुरस्कार राशि दी गई थी, 3, 5, 6 या 10 करोड़। तो जो विनर टीम थी ना उसको 6 करोड़ मिले थे। इसके लिए आप लोग बताइए कि विनर था कौन इसमें। चलिए आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस टीम है, पर आप बताइए। तो BCCI ने ना IPL 2026 के लिए पुरस्कार राशि की जब घोषणा करी तो उसमें बताया था कि विजेता और उप विजेता यानी कि रनर अप को कितने मिलेंगे। तो विजेता को तो 6 करोड़ मिलेंगे, और जो सेकंड आएगा उसको 3 करोड़ मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड आई थी हमारी दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन विनर का नाम आपने कमेंट में बताना है। और जो ऑरेंज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं इससे रिलेटेड, इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ऑरेंज कप जो होता है हमारा वो होता है सबसे ज़्यादा रन में आने वाला खिलाड़ी, उसको मिलेंगे 5 लाख। एक होता है पर्पल कप, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी, उसको भी 5 लाख मिलेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP जिसे कहते हैं, उसे भी 5 लाख मिलेंगे। और फ्लेयर प्ले अवार्ड जो जीतेगा उसको भी 5 लाख मिलेंगे। और फाइनल मैच के लिए जो फ्लेयर ऑफ द मैच बने ना उनको 2.5 लाख मिलेंगे। अब पूरी सीरीज़ वाले के लिए तो 5 मिलेंगे, लेकिन जो फाइनल मैच के लिए होगा उसको 2.5 लाख। तो यहाँ पे हमने जितने पैसे मिलने वाले हैं उससे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो गए। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है 6 करोड़। पर आप विनर का नाम कमेंट में जरूर बताना।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, पिक्चर कोई नहीं, लेक्चर के साथ आप लोग जुड़े रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम का पुरस्कार किस कलाकार के सॉन्ग्स ऑफ अ लॉस्ट वर्ल्ड को दिया गया है? बॉन आइवर, द क्योर, वेट लेग या फिर टाइलर द क्रिएटर? तो बताइए इसका आंसर। तो ये इसका सही आंसर, अगर आप गेस नहीं कर पाए तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर है द क्योर। अब जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो होता है क्या, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है, तो ये दुनिया के सबसे बड़े संगीत पुरस्कारों में से एक है। ये उन कलाकारों को दिया जाता है ना जिन्होंने संगीत में बहुत अच्छा काम किया हो। अच्छा, जो 68वां ग्रैमी अभी हुआ था उसमें हुआ क्या कि द क्योर जो है, इस नाम के बैंड को सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम का पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम का। क्यों? क्योंकि जो उनकी एल्बम थी सॉन्ग्स ऑफ अ लॉस्ट वर्ल्ड, इस चीज़ के लिए उन्हें सम्मान मिला हुआ है। इस बैंड ने अपने गाने, इसमें गाना कौन सा था, तो वो गाना था अलोन। इस मतलब सॉन्ग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन का मतलब पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा, उन्होंने हराया किसे? उन्होंने एक तो हराया बैक को और बॉन आइवर, हमारे ऑप्शन में दिए हुए ना, हाँ तो ये गलत है, उन्होंने इसको हराया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास छोटे से फैक्ट निकल गए हैं कि विजेता बैंड था द क्योर, एल्बम थी सॉन्ग्स ऑफ लॉस्ट वर्ल्ड, गाना उनका था अलोन और पुरस्कार था बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम, यानी कि सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत एल्बम। ग्रैमी अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 क्वेश्चन की, सरकार ने एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल के तहत कौशल रथ मोबाइल कार्यक्रम शुरू किया हुआ है? इंडिया आई मिशन 2.0, युवा एआई फॉर ऑल, डिजिटल इंडिया 2020 या फिर स्किल इंडिया डिजिटल 2.0? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है युवा एआई फॉर ऑल, ऑप्शन बी जो हमारा है। अच्छा, युवा एआई फॉर ऑल है क्या? ये भारत सरकार का ना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों और युवाओं को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाए। और कौशल रथ क्या होता है? ये कौशल रथ, तो कौशल रथ एक मोबाइल वैन, मतलब चलती फिरती लैब आप किसे कह सकते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रशिक्षण सामग्री ये सब मौजूद होता है जिससे एआई सिखाया जा सके। ये वैन अलग अलग जगहों, मतलब गाँव, स्कूलों, कॉलेज, इन जगह में जाके बच्चों को एआई के बारे में सिखाती है। गांव और छोटे शहरों को बच्चों को एआई सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर छात्र मतलब जो आज के समय टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उन चीज़ों से मतलब रूबरू हो सके, और ये उनको ना एक स्किल्ड युवा के तौर पे तैयार करेगा। इसमें सिखाया क्या जाता है कि एआई क्या और कैसे काम करता है, इसका मतलब सेफली हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई के क्या क्या यूज़ हैं। जैसे आज के समय हम एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, कितने सारे तो और अदर टूल्स आ चुके हैं आज के टाइम पे। जो इंडिया एआई मिशन है, यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, इंडिया एआई मिशन, तो ये इंडियन एआई मिशन का ही हमारा एक हिस्सा है जो ये है कौशल रथ वाला। इसका लक्ष्य है कि भारत को एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो हमारे यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो गए। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए हम अपने अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये हमारा किससे रिलेटेड है। मिलानो कॉर्टिना 2026 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? स्पोर्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप ढंग से करके जाइएगा। नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर? मिलानो कॉर्टिना 2026 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ना वो है अभिनव बिंद्रा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखना, अभिनव बिंद्रा ने ना भारत के लिए एक प्रसिद्ध निशानेबाज है, भारत के एक, उन्होंने भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ये उपलब्धि उन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें हासिल करी थी। अच्छा, उन्हें मशाल वाहक के रूप में क्यों चुना गया? क्योंकि मिलानो कॉर्टिना 2026 में शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, और इसमें मशाल रिले के लिए इनको चुना गया इस बार। और मशाल वाहक बनना एक बहुत बड़ा मतलब सम्मान होता है। इसका मतलब है कि उनकी उपलब्धियों और देश के लिए उनको योगदान को सम्मान दिया जा रहा है, उनकी जो योगदान है। मशाल रिले में होता क्या है कि पहले ओलंपिक शुरू होने से पहले एक मशाल होती है, वो अलग लोगों के हाथों से गुजरती है, मतलब डिफरेंट लोगों के हाथों से। इसे टॉर्च रिले कहते हैं इंग्लिश में। इसमें मशाल को लेकर दौड़ने वाले लोगों को मशाल वाहक कहते हैं, टॉर्च बियरर। अभिनव बिंद्रा की अगर हम उपलब्धियां देखें तो ये तो हमने देख लिया कि 2008 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था, और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने पदक जीते हैं। इसमें आगे चल के भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक हैं। जो मिलानो कॉर्टिना 2026 ओलंपिक है, ये शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, विंटर ओलंपिक्स, और ये मिलानो कॉर्टिना में आयोजित किया जाने वाला है। और ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विंटर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है 2026 के। तो ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अभिनव बिंद्रा।
तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। आप इनको बार बार रिवाइज करिएगा अगर आपको टाइम मिलता है। फिर हम किसी नए पेपर सेट के साथ मिलेंगे जहाँ पे मैं फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उन 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा। तो चलिए अब अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।